सोचिए 1000 साल में क्या क्या बदल सकता है। एक शहर, एक देश, या शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही सफर पर चल रहे हैं, 750 से 1750 ईस्वी के बीच के भारतीय उपमहाद्वीप में। ये वो 1000 साल थे जिन्होंने इस जगह की शक्ल सूरत हमेशा के लिए बदल दी। और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। हम उन बड़े बदलावों की पड़ताल कर रहे हैं जिन्होंने इस इलाके की पूरी पहचान बदल दी, नक्शों से लेकर भाषा तक और समाज से लेकर लोगों की आस्था तक। और हमारी ये बातचीत उस दौर के नक्शों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरानी पांडुलिपियों पर आधारित है। हमारा मकसद ये समझना है कि इस 1000 साल के दौर में भारत की भौगोलिक समझ, सामाजिक तानाबाना, भाषा और धार्मिक मान्यताओं में इतने गहरे बदलाव कैसे और क्यों आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जिसे हम आज बहुत हल्के में लेते हैं, एक नक्शा। बिल्कुल। आज तो हमारे पास गूगल मैप्स हैं जो हमें एक सेकंड में कहीं भी पहुंचा देते हैं। लेकिन सोचिए 1154 ईस्वी में दुनिया कैसे दिखती थी। उस समय अल इदरीसी नाम के एक भूगोलवेत्ता ने भारतीय उपमहाद्वीप का एक नक्शा बनाया था। और उस नक्शे में कुछ बहुत ही अजीब था, है ना? मैंने जो पढ़ा वो हैरान करने वाला था। हाँ, आज के नजरिए से देखें तो वो नक्शा लगभग उल्टा था। उसमें दक्षिण भारत वहां था जहां आज हम उत्तर भारत को देखते हैं, और श्रीलंका द्वीप सबसे ऊपर था। एक मिनट, दक्षिण भारत ऊपर? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बात बस इतनी है कि उस समय नक्शे बनाने का विज्ञान आज जैसा नहीं था। अच्छा। ये नक्शे सैटेलाइट इमेज या वैज्ञानिक सर्वेक्षणों से नहीं, बल्कि यात्रियों के विवरणों, उनकी यात्राओं के किस्सों और अनुमानों के आधार पर बनते थे। तो मतलब कोई सर्वे वगैरह नहीं होता था? बिल्कुल नहीं। अल इदरीसी के लिए शायद दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करना ज्यादा स्वाभाविक था, इसलिए उन्होंने उसे ऐसे ही बनाया। उस नक्शे पर जगहों के नाम भी अरेबी में थे, जैसे उत्तर प्रदेश के कन्नौज का जिक्र मिलता है। यानी दुनिया को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग था। ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक कहानी थी। सही कहा। फिर लगभग 600 साल बाद 1720 के दशक में एक फ्रांसीसी यात्री ने एक नया नक्शा बनाया। वो कितना अलग था! जमीन आसमान का फर्क था। वो नक्शा बहुत ज्यादा सटीक था। खासकर तटीय इलाके जैसे गुजरात और दक्षिण भारत के तट वो आश्चर्यजनक रूप से सही दिखाए गए थे। और इसका कारण? व्यापार। इन 600 सालों में यूरोपियन नाविक और व्यापारी इस क्षेत्र में लगातार यात्रा कर रहे थे, और उन्होंने अपने सफर के लिए बहुत सटीक चार्ट और नक्शे तैयार कर लिए थे। और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा नाम आता है जेम्स रेनेल का, जिन्हें भारतीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है। हाँ, और ये दिखाता है कि अंग्रेजों के लिए नक्शे कितने जरूरी थे। ये सिर्फ रास्ता खोजने के लिए नहीं था, ये जमीन पर कब्जा करने, टैक्स वसूलने और राज करने का एक औजार था। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को बंगाल का सर्वेयर बनाया और उन्होंने ही 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। और 1779 में रेनेल ने भारत का पहला लगभग प्रामाणिक यानी वैज्ञानिक रूप से सटीक नक्शा बनाया। वाह! तो आप देख सकते हैं कि 600 साल में नक्शा बनाने की कला सत्ता का प्रतीक कैसे बन गई। बिल्कुल। तो जिस तरह नक्शे बदल रहे थे, क्या उस दुनिया को बयां करने वाले शब्द भी बदल रहे थे? जैसे हिंदुस्तान शब्द, आज इसका मतलब हमारे लिए बहुत साफ है। पूरा भारत देश। अब पर क्या हमेशा से ऐसा था? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। 13वीं शताब्दी में जब इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, तो उनका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों से था। रुकिए, मतलब हिंदुस्तान में दक्षिण भारत शामिल ही नहीं था? नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या उस समय के लोग जो आज के तमिलनाडु या केरल में रहते थे, खुद को हिंदुस्तानी नहीं मानते थे? बिल्कुल नहीं। ये पहचान उस समय भौगोलिक और राजनैतिक थी, राष्ट्रीय नहीं। हिंदुस्तान तो दिल्ली सल्तनत का दिया हुआ एक लेबल था, जो उनकी सल्तनत के साथ फैलता और सिकुड़ता था। अच्छा। बाद में 16वीं सदी में जब बाबर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने इसका प्रयोग पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ के जीव जंतुओं और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। अमीर खुसरो ने भी कुछ ऐसा ही किया था, ना? हाँ, तो एक ही शब्द अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक मायने रख सकता है। ये तो कमाल है। एक और ऐसा ही शब्द है, विदेशी। हाँ। आज हम सोचते हैं कि विदेशी मतलब कोई जो दूसरे देश का हो, जो भारतीय ना हो। सही है, लेकिन मध्य युग में इसका मतलब बिल्कुल अलग था।
उस समय विदेशी का मतलब था कोई भी ऐसा अनजान व्यक्ति जो आपके गांव या समाज का हिस्सा न हो। मतलब? जैसे एक शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी जंगल में रहने वाले आदिवासी के गांव जाता तो वो उसके लिए परदेसी या विदेशी होता। भले ही दोनों एक ही साम्राज्य में क्यों न रहते हो। हाँ बिल्कुल, ये तो कुछ वैसा ही है जैसे आज भी हम कहते हैं वो हमारे गांव का नहीं है, बाहर का है। सही। ये राष्ट्रीयता के बारे में नहीं बल्कि सामाजिक अपनेपन के बारे में था। एकदम सही। ये दिखाता है कि उस समय पहचान स्थानीय और सामुदायिक स्तर पर ज्यादा मजबूत थी। ये सब बहुत आकर्षक है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, हमें ये सब पता कैसे चलता है? आखिर ये कहानियां, ये शब्द, ये नक्शे हम तक पहुंचे कैसे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि यह सब स्रोतों पर निर्भर करता है। और इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कागज का इस्तेमाल आम हो गया। कागज? हाँ, 14वीं शताब्दी से पहले कागज बहुत महंगा और दुर्लभ था, इसलिए उस दौर की लिखी हुई चीजें बहुत कम मिलती हैं। तो लोग लिखते किस पर थे? ताड़ के पत्तों पर या जानवरों की खाल से बने चर्मपत्र पर। लेकिन 14वीं शताब्दी के आसपास कागज का उत्पादन बढ़ने लगा और वो सस्ता हो गया। अच्छा। इसका नतीजा ये हुआ कि धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के उपदेश, अर्जियां और अदालती दस्तावेज बड़े पैमाने पर लिखे जाने लगे। अचानक इतिहास को दर्ज करने का एक आसान जरिया मिल गया। तो कागज के आने से पहले सब कुछ हाथ से लिखी पांडुलिपियों पर आधारित था? बिल्कुल। ये पांडुलिपियां ही उस दौर के इतिहास का मुख्य स्रोत थीं और इन्हें आमतौर पर धनी लोग, शासक, मठ और मंदिर ही सहेज कर रख पाते थे। और क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो इन पांडुलिपियों की नकल लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही तैयार करते थे। हाँ। और जब कोई हाथ से नकल करता है तो गलतियां होना तो लाजमी है। शायद नकल करने वाला कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ दे या बदल दे। सही पकड़ा आपने। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी दोस्त को मैसेज भेजते हैं और ऑटो करेक्ट उसका मतलब ही बदल देता है। बस यहाँ ये सैकड़ों सालों तक होता रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, और यही बात इसे दिलचस्प और जटिल दोनों बनाती है। सदियों तक नकल होते होते मूल पांडुलिपि और बाद की प्रतियों में छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा अंतर पैदा कर देते थे। इसका कोई उदाहरण है? इसका एक बेहतरीन उदाहरण है इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने अपना वृतांत पहली बार 1356 में लिखा और दूसरी बार उसी का संशोधित संस्करण 2 साल बाद 1358 में लिखा। अच्छा, तो एक ही किताब के 2 वर्जन? हाँ, और मजे की बात ये है कि इतिहासकारों को पहले वाले वर्जन के बारे में 1960 के दशक तक पता ही नहीं था। वो कहीं किसी लाइब्रेरी में दबा पड़ा था। अरे? जब वो मिला तो पता चला कि दोनों में काफी अंतर है। ये दिखाता है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक व्याख्या है जो नई खोजों के साथ लगातार बदल सकती है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब हम जिसे सैकड़ों साल से इतिहास समझ रहे थे, वो दरअसल एक ही आदमी का दूसरा ड्राफ्ट था। कह सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जमीन के नीचे दबी कोई एक और पांडुलिपि हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकती है। इतिहास कितना जीवंत और अनिश्चित है। बिल्कुल, इसीलिए इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना पड़ता है और अलग-अलग स्रोतों को मिलाकर ही किसी नतीजे पर पहुंचना होता है। तो इतिहास सिर्फ कागज पर लिखी बातों का नहीं बल्कि लोगों के जीवन का भी है। और इस दौर में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत बड़े बदलाव आ रहे थे। हाँ, कुछ नई तकनीकों की वजह से। जैसे? इस युग की एक बड़ी विशेषता थी नई टेक्नोलॉजी का आना। जैसे सिंचाई के लिए रहट, जिसे फारसी पहिया भी कहते हैं, का इस्तेमाल होने लगा। इसने तो खेती में क्रांति ला दी होगी। एक छोटी मोटी क्रांति कह सकते हैं। फिर कताई के लिए चरखे का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे कपड़ा उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। और युद्ध के मैदान तो हमेशा के लिए बदल गए जब आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल शुरू हुआ। बारूद वाले हथियार। हाँ। और खाने की मेज पर भी तो नए मेहमान आए। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी, ये सब चीजें इसी दौर में उपमहाद्वीप में आई। हाँ, व्यापारियों और यात्रियों के जरिए। अरे वाह, मतलब बिना आलू और मिर्च के भारतीय खाने की दुनिया आज तो सोचकर भी अजीब लगता है। लगता है ना, हमारी पूरी रसोई ही इन 1000 सालों की देन है। काफी हद तक तो है। और इन सभी बदलावों का असर सिर्फ लोगों के जीवन पर ही नहीं बल्कि समाज की बनावट पर भी पड़ा। आर्थिक अवसर बढ़े, जंगलों को साफ करके खेती के लिए जमीन बनाई गई और इससे नए नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ। जैसे राजपूतों का? बिल्कुल। राजपूत शब्द राजपुत्र यानी राजा के बेटे से आता है। धीरे धीरे ये शब्द योद्धाओं के एक पूरे समूह के लिए इस्तेमाल होने लगा,
जिसमें सिर्फ शासक ही नहीं बल्कि उनके सैनिक और सेनापति भी शामिल थे। और इसी तरह मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जैसे समूह भी बहुत प्रभावशाली हो गए। कायस्थों का जिक्र है कि वे मुख्य रूप से लिपिक और मुंशी का काम करते थे। हाँ, तो जैसे जैसे समाज और राज का ज्यादा जटिल होता गया, हिसाब किताब रखने वाले लोगों की जरूरत बढ़ रही होगी। आपने सही समझा। जैसे जैसे प्रशासन और राज्य व्यवस्था बड़ी और जटिल होती गई, कायस्थों जैसे पढ़े लिखे वर्ग की जरूरत और महत्व दोनों बढ़ता गया। और इस दौरान साम्राज्य भी तो फैल रहे थे। ये छोटे मोटे राज्य नहीं थे, बल्कि विशाल साम्राज्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के बारे में क्या जानकारी मिलती है? स्रोतों के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बहुत विशाल था, जिसमें करीब 24 प्रांत शामिल थे। हालांकि एक मिस्र के स्रोत में 20 प्रांतों का जिक्र है, लेकिन ये फिर भी एक बहुत बड़ा इलाका था। इसी तरह एक संस्कृत प्रशस्ति यानी किसी राजा की तारीफ में लिखे गए लेख में दावा किया गया है कि गयासुद्दीन बलबन का साम्राज्य पश्चिम में गजनी, जो आज अफगानिस्तान में है, से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था। जाहिर है ये प्रशस्तियां बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती होंगी, लेकिन ये उस समय की महत्वाकांक्षा को जरूर दिखाता है। बिल्कुल। इतनी बड़ी सल्तनत में वो बहुत तरह के लोग और भाषाएं होती होंगी। हाँ, और अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में इसका बहुत खूबसूरती से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा था कि इस भूमि के हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा है। सिंध में सिंधी, लाहौर में लाहौरी, कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजरी, तमिलनाडु में माआबारी, बंगाल में गौड़ी, अवध में अवधी और दिल्ली के आसपास हिंदवी। हाँ, यह हमें बताता है कि ये साम्राज्य भले ही एक राजनीतिक इकाई थे, लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई रूप से वे कितने विविध थे। जब समाज, तकनीक और भाषा में इतने बदलाव हो रहे हों, तो जाहिर है लोगों की आस्था और धर्म में भी बदलाव आ रहे होंगे। जरूर। उस मोर्चे पे क्या हो रहा था? हिंदू धर्म के भीतर इस 1000 साल की अवधि में कई बड़े बदलाव हुए। एक तो नए देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई और राजाओं ने अपनी सत्ता दिखाने के लिए भव्य मंदिर बनवाए। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव था भक्ति आंदोलन का उदय, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब ईश्वर से एक व्यक्तिगत जुड़ाव। बिल्कुल। भक्ति का विचार ये था कि आपको किसी बड़े कर्मकांड या यज्ञ की जरूरत नहीं है। आप सच्ची श्रद्धा और प्रेम से सीधे अपने ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये एक ऐसा विचार था जो समाज के हर तबके तक, जाति पाति से परे पहुंचा। और दूसरा बड़ा बदलाव? वो ब्राह्मणों की भूमिका से जुड़ा था। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में उनका महत्व और दबदबा दोनों बढ़ा। उन्हें राजाओं से भी मदद मिलती थी, जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। और इसी दौर में एक नए धर्म, इस्लाम का भी आगमन हुआ, जो यहाँ की जमीन का एक अहम हिस्सा बन गया। इस्लाम 7वीं सदी में ही व्यापारियों और प्रवासियों के साथ भारत के तटों पर पहुंच चुका था। अच्छा, इतना पहले? हाँ, मुसलमान कुरान शरीफ को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं और एक अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। समय के साथ उनके अनुयायियों में 2 मुख्य समुदाय बने। शिया, जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को अपना वैध नेता मानते थे, और सुन्नी, जो शुरुआती खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। जी। और ये बंटवारा सिर्फ धार्मिक नेतृत्व का नहीं था, बल्कि धीरे धीरे इसने अपनी अलग अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान भी बनाई। और जब ये विचार भारत पहुंचे, तो वे यहाँ के स्थानीय रिवाजों से भी मिले होंगे। बिल्कुल। जिससे इस्लाम का एक बहुत ही विविध और अनूठा भारतीय रूप सामने आया। भारत में न्याय की हनफी और शफेई जैसी अलग अलग विचारधाराएं भी काफी प्रचलित हुईं। ये दिखाता है कि जैसे हिंदू धर्म में विविधता थी, वैसे ही इस्लाम में भी अलग अलग व्याख्याएं और परंपराएं मौजूद थीं। तो इन 1000 सालों के सफर में हमने देखा कि नक्शे फिर से बनाए गए, हिंदुस्तान जैसे शब्दों के अर्थ पूरी तरह बदल गए, रहट और चरखे जैसी नई तकनीकों ने समाज को एक नई रफ्तार दी, और भक्ति और इस्लाम जैसी आस्थाओं ने लोगों के दिलों में नई जगह बनाई। ये वाकई हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों और तारीखों का सूखा सा संग्रह नहीं है। ये इस बात की एक जीती जागती कहानी है कि लोगों ने कैसे अपने जीवन को जिया, अपनी दुनिया को कैसे समझा और समय के साथ खुद को कैसे बदला। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो एक बड़ी पहेली के टुकड़ों की तरह हैं। और हर नया टुकड़ा मिलने पर इतिहास की